हेलो। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर आज हम एक नई नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। जो टॉपिक हमने पहले पढ़े थे हम उन्हीं के क्वेश्चंस आज आगे करेंगे। कुछ बाल शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी, नर्सरी मतलब बच्चा या तो 3 साल का है या तो 4 साल का है तो 5 साल का है। और इस टाइम में बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? अपने परिवार के साथ। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? तो कौन सी विषय वस्तु? मेरा परिवार। मेरा प्रिय मित्र बिल्कुल भी नहीं होता। बाल्यावस्था तक भी प्रिय मित्र कभी नहीं बनता। किशोर अवस्था में जाके बच्चा प्रिय मित्र बनाने लग जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। मेरा विद्यालय, नर्सरी का बच्चा जब विद्यालय जाना ही स्टार्ट करता है तो वो कैसे सबसे अच्छी विषय वस्तु उसको मिल सकती है? ऐसा नहीं होता। मेरा पड़ोसी, अगर हम इसको विस्तृत रूप से समझें तो सबसे अच्छी विद्यालय कह सकते हैं मेरा परिवार, और सबसे अच्छा टीचर कह सकते हैं बच्चे का उसकी माँ होती है। एक बच्चे की सबसे अच्छी शिक्षक उसकी माँ होती है, उसकी प्रथम शिक्षक उसकी माँ ही होती है। आदत किसे कहते हैं? क्या होती है आदत? आदत हम सब में होती है। जब हम एक ही कार्य को बार बार करते हैं, कहते हैं ना हम कि वो एक गाना है, क्या करूँ ओ लेडी मैं हूँ आदत से मजबूर। तो वही बात है, किसी कार्य को बार बार करने की जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम आदत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर अपना 1। चिंतन प्रक्रिया आदत बिल्कुल भी नहीं। आदत कोई चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। चिंतन प्रक्रिया तो होती है कि हम नई तर्कों पे, नई चीज़ों पे जो सोच विचार करते हैं उसको हम चिंतन प्रक्रिया कह सकते हैं। ये एक सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये सबकी अलग अलग होती है, ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? विषमलिंगी मतलब अगर लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़का से, लेकिन लड़के का लड़के से नहीं हो सकता, लड़की का लड़की से कम होता है। होता तो है लेकिन कम होता है। ये पूछ रहे हैं कि आकर्षण विषम सबसे अधिक हो जाता है, तो क्या हम शैशवावस्था में ऐसा होता है? शैशवावस्था में तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। किशोर अवस्था में होता है, बिल्कुल किशोर अवस्था में, लेकिन किशोर अवस्था को उत्तर मानने से पहले हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने बाल्यावस्था को पढ़ा था तो बाल्यावस्था में हमने कल पढ़ा था कि बच्चा समलिंगी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, ऐसे विषमलिंगी। वो विषमलिंगी के प्रति इतना आकर्षित नहीं होता जितना वो समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है। और प्रौढ़ अवस्था में तो बात ही छोड़ो। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, जो हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो हम यही करते हैं कि हम हाँ, नहीं और हाँ को पढ़ना भूल जाते हैं। तो इस वजह से हम जो ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें आप जब भी पेपर करें, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर करें। मोस्टली साइकोलॉजी में तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि एक तो कुछ ऑप्शंस ही इस टाइप के होते हैं कि हम 1 नहीं, 2 नहीं, फिर 2 में तो हम आके पक्का अटक ही जाते हैं। ठीक है? कई बार होता है कि हमें विकास के सिद्धांत याद होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ, निरंतरता का होता है, एकीकरण का, विभिन्नता का भी था। लेकिन ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके सिद्धांत के हमारे पास ऑप्शंस कौन-कौन से हैं, ऑप्शंस के थ्रू हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो जब मैंने विकास के सिद्धांत पढ़े तो हमने उसमें बहुत सिद्धांत पढ़े थे, जैसे सिर से पैर का सिद्धांत था, केंद्र से परिधि का सिद्धांत था, निरंतरता का सिद्धांत था, विशिष्ट जो प्रतिमान होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता से बिल्कुल विकास निरंतरता से चलता होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य, विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चल सकता, विशेष सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कि जैसे पहले जब भी आकाश में कुछ उड़ता है तो हम बच्चों को बताते हैं कि वो चिड़िया है, ठीक है? तो बच्चा क्या करता है, सब सब पक्षियों को चिड़िया बोलने लग जाता है। फिर उसे अगर आसमान में एरोप्लेन भी दिखता है तो वो एरोप्लेन को भी चिड़िया बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अवधारणा ही ऐसे बना ली है कि जो चीज़ उड़ती है वो सब चिड़िया है। लेकिन जैसे-जैसे फिर बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको वो चीज़ें बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। कुछ-कुछ अपनी स्पेसिफ़िक जो पहचान होती है, कि स्पेसिफ़िक जो विभिन्नताएँ होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बात की कि विभिन्नता का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं, इसलिए विभिन्नता का सिद्धांत है। फिर हम बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। फिर धीरे-धीरे जो-जो बच्चा बड़ा होता है, जो-जो बच्चे का विकास होता है, तो बच्चा
पक्षियों को अलग-अलग पक्षियों को समझने लग जाता है। फिर उसे ऐसा नहीं लगता कि जो पक्षी जो आसमान में उड़ रहा है वो सभी चिड़िया नहीं, वो किसी को तोता बोलता है, किसी को मैना बोलता है, किसी को घुड़सली बोलता है, किसी को कौवा बोलता है, किसी को कबूतर बोलता है। कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होगा, तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ओके? व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग में जाने वाली वस्तु मापन की विधि है, ठीक है? वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि और व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है? मेन जो ये विधियाँ हैं, इनका हम जो अध्ययन करेंगे, वो हम करेंगे हमारे व्यक्तित्व में, ठीक है? जब हम व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी जो शब्द पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधियाँ, ठीक है? तो प्रक्षेपी विधियाँ वो होती हैं जिनको हम प्रक्षेपित कर सकते हैं। प्रक्षेप मतलब होता है कि हम उनको चाहे हम कैसे मतलब जैसे मैं कुछ विधियाँ आपको बता देती हूँ। जैसे अपने प्रक्षेपी विधियाँ दी गई थी, तो प्रक्षेप विधियाँ दी गई थी अचेतन मन के अध्ययन के लिए। अब बात करें अचेतन मन क्या होता है? तो अचेतन मन सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है? कि अध्ययन हेतु उसने प्रक्षेपी विधियाँ दी थी जो अपने व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, तो उसमें जो पहली थी वो रोशर शब्दाधायी परीक्षण था। फिर था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इनमें सब में अलग-अलग था। रोचक साहित्य अध्ययन परीक्षण में क्या था कि भई जैसे बच्चों को कुछ पेज दे दिए गए थे, उसमें ऐसे इस टाइप से कुछ था, व्यक्तियों के चित्र थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण ये टैडलर ने दिया था। तो उन्होंने भी कुछ 140 के समथिंग जो शब्द दिए थे, फिर उन शब्दों में वो पूर्ति करने के हिसाब से वो बच्चों का पता लगा रहे थे। दूसरी तरफ थे अपनी अप्रक्षेपी विधियाँ, जैसे साक्षात्कार हुई, निरीक्षण विधि हुई, मतलब उनमें हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके उनका निरीक्षण निकालते हैं। तो व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन ऐसा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, मेरे मन से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। तो व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग में की जाने वाली व्यक्ति मापन की विधि को क्या कहते हैं? तो हम इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जब भी आप पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा। उसके बाद में राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय की लड़कियों को पहले वरीयता देता है, यह दर्शाता है। पहले तो हम क्वेश्चन से ही समझ जाएँगे कि राज्य स्तर पे कोई एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है और जब वो प्रतियोगिता हो रही है तो उस टाइम उनके टैलेंट के हिसाब से या उनके किसी हिसाब से नहीं बोला जाए, सिर्फ़ ऐसे बोला गया है उसमें कि भई लड़कियों को पहले बुलाएँगे, ठीक है? तो प्रयोजनात्मक उपागम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रगतिशील चिंतन चिंतन वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। वैश्विक प्रवृत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं, इसमें होगा लैंगिक प्रवृत्ति। अब लैंगिक जो पूर्वाग्रह से आप इसको कैसे समझें? हम इसको ऐसे समझेंगे, लैंगिक मतलब या तो लड़का या तो लड़की। जो हमारे यहाँ जो भेदभाव होता है लड़के-लड़कियों में, अभी भी कई क्षेत्रों में होता है। वहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह, तो वहाँ ये भी है, वहाँ यही बात हो रही है कि यहाँ लड़कों को वरीयता ना देके ये लड़कों को वरीयता दी जा रही है। किसको? लड़कियों को वरीयता दी जा रही है। तो यहाँ एक लैंगिक पूर्व एक जैविक सत्ता है, जो किसी ने नहीं बनाई है, वो मिलके हम और आपने ही बना दी है, ठीक है? हमने ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ऐसे रहना पड़ेगा, इसको कुछ मापदंड निश्चित कर दिए गए हैं, कुछ चीज़ें समाज ने कुछ नैतिक बना दिए गए, कुछ नियम बना दिए गए हैं कि लड़कियों को समाज में रहने के लिए इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, इसको हमने बनाया है, आप सबने हमने मिल के बनाया है। चाहे उसको हम किसी भी हिसाब से देख लें, धर्म के हिसाब से भी हमने बनाया है इसको, भाषा के हिसाब से भी हमने अलग किया है इसको, हर चीज़ के हिसाब से हमने इसको अलग किया है। जबकि ये हमें नहीं करना चाहिए, लैंगिक पूर्वाग्रह ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों सबका समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। हर फ़ील्ड में लड़कियों को अवसर देना चाहिए। तो इसलिए जो भी हमारे आस-पास या ऐसे जो भी हैं लैंगिक पूर्वाग्रह तो हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अभी भी हम कई क्षेत्रों में देखते हैं वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, उनकी छोटी उम्र में शादी कर देती हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं और इसका जब हमने इनको बनाया है धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, ये सब भेदभाव हम करते हैं, तो ये सारे हमको ही मिटाने होंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? अब हम बात करें, एक-एक ऑप्शंस को अलग-अलग देखते हैं। नैतिक, नैतिक दिया था हमारा कोहलबर्ग ने। हम कोहलबर्ग को एक बार ढंग से पढ़ेंगे ज़रूर। कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने इसकी 3 अवस्थाएँ बताई थी, 6 प्रवस्थाएँ बताई थी, ठीक है? तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है,
ठीक है? उन्होंने जो अपनी 3 अवस्थाएँ बताई थी, उन्होंने उनको 3 उनमें बाँटा, 4 से 10, 10 से 13, 13 से 18। तो जो पहली थी वो थी परंपरागत स्तर, दूसरा था वो था पूर्व परंपरागत स्तर और तीसरा था वो पश्चात परंपरागत स्तर, ठीक है? तो ऐसे करके उन्होंने 3 बताया, तो उन्होंने जो मेन जो चीज़ें थी उनकी ये थी कि नैतिक ये था कि उन्होंने ये कहा था कि मतलब समाज में कुछ नियम, कायदे, कानून बना दिए गए हैं और हमें उन पर पालन करना होता है, चाहे उसको हम मजबूरी कह दें, चाहे हम कुछ कह दें। इससे आधारित उन्होंने एक हिंज की कहानी भी सुनाई थी अपने उसमें, और उन्होंने बताया था कि हिंज की वाइफ़ थी, जो उसके कोई बीमारी हो गई थी, तो हिंज को जो ड्रग्स जो दवाई लानी थी वो इतनी महँगी थी कि हिंज ला नहीं पा रहा था वो। तो वो उस डॉक्टर के पास, जिसके पास भी गया, उसने उसको वो दवाई बहुत महँगी दी, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था। उस टाइम वो इतनी दुविधा में आ गया था। तो नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क। तो उस टाइम जो वो जिस दुविधा में वो आया था, उस दुविधा से उसको लेना था कि अगर वो समाज के कानून नियमों को पालन करता है, और तब उसने उसको बताया कि मेरी ये मजबूरी है और मुझे ये दवाई चाहिए कि, तो फिर डॉक्टर ने भी उसकी रेट दुगनी-तिगनी कर दी, और आपको भी पता है मजबूरी का फ़ायदा तो सब उठाना चाहते हैं, ठीक है? तो उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। उस टाइम जो उसके सामने जो 3 कंडीशंस आई थी, पहली कंडीशंस तो उसकी ये थी कि वो दे के उस चीज़ को ले ले, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं, इतना नहीं था। दूसरी थी कि उसको लग रहा था कि एक बार चोरी करके अपनी वाइफ़ को बचा लूँ, फिर जाके मैं पुलिस के पास चला जाऊँ कि भई मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने चोरी की है। और मैंने ऐसा किया। तीसरी बार उसने था कि चोरी कर ली जाए, क्योंकि समाज के मूल्य अपनी जगह हैं, लेकिन सही और गलत के मूल्य अपनी जगह हैं, और मुझे इसलिए कर लेनी चाहिए कि शायद हो सकता है कि अगर मैं ये कर लूँ, तो मेरी वाइफ़ की जान बची जाए। तो वो दुविधा में था कि मैं चोरी करूँ या मेरी वाइफ़ की जान बचे, ठीक है? तो नैतिक सामाजिक सामाजिक नैतिक के साथ ही जुड़ा है, समाज में रहने के लिए हमें नैतिक होना ज़रूरी है। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जो दिया था, वो दिया था हमारे वाइगॉत्स्की ने, ठीक है? शारीरिक, आनुवांशिक। आनुवांशिक अपन ने विकास में पढ़ा था। आनुवांशिक क्या होते हैं? जो हमें हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें मिली हुई हैं, उनको हम आनुवांशिक बोलते हैं, ठीक है? वातावरण से जो करते हैं, वो हमारे अर्जित होती हैं, ठीक है? वो हम अर्जित करते हैं, खुद करते हैं, सामाजिक, ठीक है? तो सामाजिक संस्कृति का जो इन्होंने वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया, तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताया? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में ये बताया, सोशल कल्चर सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था उन्होंने। इसको हम सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से के नाम से भी जान सकते हैं, और इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में रहकर अपने कल्चर से, बच्चा अपने समाज में रह के, अपने आस-पास के लोगों से, अपने कल्चर में रह के बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करके जितना ज़्यादा सीखता है, बच्चा उतना ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में नहीं सीखता। जबकि पियाजे ने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सीखने के लिए समाज की ज़रूरत हो, ठीक है? लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला था कि इसलिए ज़रूरी है कि इसका एक संभावित क्षेत्र है। जॉन प्रॉक्सिमल जो होता है वो एक एक इसका खुद का एक विकास संभवतः क्षेत्र है। वहाँ तक बच्चा खुद का विकास कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसके बाद बच्चों को स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है। स्कैफोल्डिंग मतलब एक हिंट की ज़रूरत होती है, और वो हिंट कौन दे सकता है? वो हिंट वो ही दे सकता है जिसको इस बच्चे से ज़्यादा ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो बच्चे ने विकास कर ही लिया, मतलब बच्चों में इतना ज्ञान तो है, लेकिन इसकी आगे की शिक्षा देने के लिए इसको स्कैफोल्डिंग यानी कि ढाँचा, और इस वाइगोत्स्की से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं, मैं कहूँ तो। चाहे आप रीट देख लीजिए, चाहे आप एचटेट देख लीजिए, चाहे आप सीटेट देख लीजिए, वाइगोत्स्की, पियाजे, इनसे पक्का क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने बताया जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, और फिर बताया एमकेओ, ठीक है? ये 3 चीज़ बताई थी उन्होंने, ठीक है? तो इस 3 चीज़ में ये है कि जब बच्चे का विकास संभवतः क्षेत्र होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी बच्चे ने बीएड को ढंग से किया है, तो वो सीटेट आराम से निकाल सकता है। ये तो उसका विकास संभवतः क्षेत्र हो गया, लेकिन वो बच्चा चाहता है कि नहीं, मैं टॉप करूँ, यहाँ तक तो मुझे आता है क्योंकि मैंने बीएड में पढ़ लिया है, लेकिन मुझे टॉप करना है। तो मुझे टॉप करने के लिए उसको कुछ हिंट चाहिए, वो एक अच्छे टीचर से मिलेगा। जब वो किसी टीचर से मिलेगा, तो वो टीचर उसको गाइड करेगा कि तुम ऐसा करो, तुम उस टीचर को, उस टाइम जो टीचर होगा वो उसके एम का कार्य कर रहा होगा, और जो उसको हिंट होगा उसकी स्कैफोल्डिंग होगी। वाइगोत्स्की का यही सिद्धांत है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। बच्चे में 3 प्रकार की स्पीच होती हैं, ठीक है? एक टाइम होता है कि बच्चा खुद से खुद बातें करता है। जब बच्चा खुद से खुद बातें करता है, तो जैसे वो पज़ल सॉल्व कर रहा था, तो वो खुद से खुद बातें कर रहा होता है उस टाइम। इनोसेंट
साइलेंट इनर स्पीच, वो स्पीच का टाइम एक बच्चे का ऐसा होता है कि जब बच्चा सिर्फ विचार प्रक्रिया कर सकता है, जैसे हम कह सकते हैं वो किशोर अवस्था में 12 से 18 में कह सकते हैं, और प्याजी की अपन कह सकते हैं अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, तो उसमें बच्चा चीज़ों को बिना देखे उन पे विचार कर सकता है, उन पे सोचने समझने की क्षमता रखता है, बच्चा एक निर्णय ले सकता है, तो हम उसको उससे जोड़ सकते हैं। आनुवंशिकी विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार सम्मतित है। अनवरत, अनवरत का मतलब होता है कि रेगुलर चलने वाली है, एक निरंतर प्रक्रिया चलने वाली है, तो सीधी सी बात है अनवरत जब मैंने बोल ही दिया तो इसका संबंध होगा निरंतरता से चलने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक शिक्षा बोल रही हूँ, प्राथमिक शिक्षा मतलब जब बच्चा शुरू शुरू में स्कूल जाता है, ठीक है, तो क्या बच्चों को कानून का ज्ञान देना चाहिए? नहीं, कानून का ज्ञान तो जरूरी नहीं है कि हम आगे कुछ करते हैं तो ही हमें मिलता है। खगोल विज्ञान बिल्कुल भी नहीं, बाल मनोविज्ञान का, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का हमें ज्ञान देना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के विशिष्ट चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किससे संबंधित है? अब अगर यहाँ अपन बात करें इंद्रियगामक अवस्था की, तो देखिए कोहलबर्ग ने दिया था, नहीं दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक, नैतिक को हम अभी फिर से ढंग से चर्चा करेंगे, तो इसको तो यहाँ कटी कर देते हैं। जब बात कर रहे हैं अपन विकास की, तो स्किनर ने किस पे दिया था? स्किनर अधिगम से संबंधित है, और इन्होंने अधिगम के बारे में बताया था, और स्किनर ने चूहे और कबूतर के ऊपर बताया था। ठीक है, ये भी काफी अच्छे थे। और स्किनर ने अपना पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, पुनर्बलन का दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों में दो प्रकार के सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, तो उन्होंने पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, उन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर दिया था। एरिक्शन, एरिक्शन के सिद्धांत की हमने एक बार हल्की सी थोड़ी चर्चा की थी, वो हमने किशोर अवस्था में की थी। तो उस टाइम ये था कि किशोर अवस्था में बच्चा में एक होता है कि क्रिटिसिज्म, कि वो खुद को मतलब वो पहचान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो वो जो उसकी जो बच्चे की जो अवस्था होती है, उसको हम बोल सकते हैं। एरिक्सन ने 8 प्रकार की जो दी थी, वो एरिक्सन को हम अलग से ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर है पियाजे। अब मुझे बताओ पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है। पहली जो अवस्था दी थी वो दी थी इंद्रियगामी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था, ये होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। कौन सी होती है? ये होती है हमारी 0 से 2 वर्ष की। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरी होती है 7 से 11 की, ये होती है 11 से 18 की। 0 से 2 इंद्रियगामक, पूर्व प्रक्रियात्मक, मूर्त प्रक्रियात्मक और अमूर्त प्रक्रियात्मक, ठीक है। अगर विस्तृत रूप से बात करें तो ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पियाजे अपने आप में महत्वपूर्ण है, और पियाजे हमेशा एक ना दो क्वेश्चन पक्का लेके आते हैं, ठीक है। 0 से 2 वर्ष, पियाजे ने कहा था कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वो अपने इंद्रियगामक जो होती हैं, मतलब इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करता है। कैसे करता है? वो अपने इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करता है, ठीक है। वो चीज़ों को देख के ग्रहण करता है। तो इसमें ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को भी 6 प्रस्ताव में बाँटा गया है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो होता है कि 0 से 30 दिन तक जो बच्चा होता है वो सिर्फ़ बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएँ करता है, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चा 1 से और 4 महीने के बीच में जो बच्चा होता है, उस टाइम बच्चा थोड़ा-थोड़ा अनुकरण करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो 4 से उद्देश्यपूर्ण क्रियाएँ करने लग जाता है बच्चा, तो इसको उद्देश्यपूर्ण क्रिया की अवस्था भी कैसे, तो उद्देश्यपूर्ण को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि आपने घर में देखा होगा कि अपने घर में छोटा बच्चा होता है और वो जहाँ खड़ा है, अगर वहाँ से उसको कोई खिलौना दिख रहा है, तो फिर चाहे आप रास्ते में कितने आ जाओ, वो रोएगा, वो आपको साइड में करेगा, वो आपकी टाँगों के नीचे से निकल के जाएगा, लेकिन वो बच्चा उस जगह तक पहुँचेगा, जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको लेने की कोशिश पक्का करेगा, ठीक है? इंद्रियगामक। 0 से 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस टाइम जो अवस्था जो बच्चों में होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा खुद को समझने लग जाता है, उसको इतना पता लगने लग जाता है कि हाँ, लेकिन उसमें किसी चीज़ को विस्तृत रूप से किसी चीज़ की व्याख्या करने का ज्ञान नहीं होता, ठीक है? 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, वो जानने का इच्छुक होता है, उसे सब चीज़ जानने की इच्छा रहती है, लेकिन वो चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाता है। 7 से 11, 7 से 11 में हमने पढ़ा होगा, इस टाइम बच्चा कुछ चीज़ें सीख जाता है, ठीक है? और 11 से 18 जो सर्वोच्च जो स्तर होता है, वो होता है 11 से 18 हमारा। कौन-सा होता है? 11 से 18। ये होता है अमूर्त, ये होता है मूर्त। मूर्त में क्या होता है?
कि मतलब बच्चा देख के चीज़ों को के प्रति उनकी अपनी धारणा बना लेता है, ठीक है? लेकिन उसको इस टाइम तक इतना समझ में आने लग जाता है 7 से 11 वर्ष के बच्चे में कि अगर ये बड़ा गिलास है, ये परिमाण को समझने लग जाता है। मेरा मतलब है कि परिमाण को समझने लगा तो इसको 2 गिलास दे दिए जाएँ और इसको कह दीजिए कि इस गिलास में इतना पानी है, 1 गिलास तो चौड़ा है, 1 गिलास पतला है, तो उसको जो बड़ा गिलास होगा ना उसको वो ही बड़ा लगेगा। उसको इतना शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि जो चौड़ा गिलास है उसमें भी उतना ही पानी है। उसकी उतनी समझ विकसित नहीं होती है। ठीक है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो हम बात करें हॉल ने? बिल्कुल भी नहीं दिया था। फ्राइड ने दिया था। ठीक है? फ्राइड ने क्या दिया था? फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई थी? 5 अवस्थाएँ बताई थी। मुख्य अवस्था, गोदी अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, सुषुप्त अवस्था, मनोलैंगिक लैंगिक अवस्था। ठीक है? उन्होंने ये 5 अवस्थाएँ बताई थी। 3 इन्होंने बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये 3 इन्होंने मन बताए थे। उसके बाद हम बात करें नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशित किसने की थी? मैंने अभी नैतिक विकास के पीछे थोड़ी चर्चा की भी थी यहाँ पे, लेकिन हम फिर दोबारा कर लेते हैं। सिगमंड फ्राइड? नहीं, सिगमंड फ्राइड ने किसकी दी थी? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की दी थी। मनोविश्लेषणवादी थे ये, ठीक है? अल्फ्रेड बिने? बिल्कुल भी नहीं। अल्फ्रेड फिने अपनी बुद्धि से संबंधित हैं, उन्होंने बुद्धि के सूत्र दिए थे, नियम दिए थे, ठीक है? कोहलबर्ग आते हैं। कोहलबर्ग को हमने पीछे पढ़ा था, कोहलबर्ग। अब कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि इन्होंने 3 अवस्थाएँ बताई थी और उनकी 6 प्रअवस्थाएँ बताई थी, ठीक है? 4 से 10, 10 से 13 और 13 से 18, ठीक है? इसमें जो 4 से 10, 10 से 13, 13 इसमें जो पहली बताई थी तो उनका कहना ये था कि जो बच्चा होता है ना, वो तभी काम करता है जब उसको कोई दंड या ऐसा कुछ दिया जाए, ठीक है? तो आज्ञा व दंड की अवस्था थी। दूसरी जो अवस्था थी वो अहंकार की अवस्था थी। तीसरी इसमें जो अवस्था थी वो थी प्रशंसा की अवस्था। चौथी अवस्था थी इसमें वो थी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। और इसमें जो बच्चा होता है ना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा 13 से 18 वर्ष की अवस्था में आता है ना, तो सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति उसके विचार बदल जाते हैं। उसको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कानून कायदे समाज ने बनाए वो हमें पूरे करने ही होंगे। वो समझौते की व्यवस्था यानी कि जो सामाजिक जो वो होते हैं उनमें समझौते की व्यवस्था कर लेते हैं। और इसकी जो छठी होती है वो होती है हमारी विवेक। समझ गए होंगे आप। पहली हमने पढ़ी है आज्ञा व दंड की व्यवस्था। तो आज्ञा व दंड में क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि जब उनको दंड दिया जाएगा तो ही वो काम करेंगे। दूसरी प्रशंसा की अवस्था, सॉरी प्रशंसा बोल दिया मैंने, अहंकार की अवस्था। बच्चों को लगता है कि जो कुछ है वो बस मैं ही हूँ और सब मेरे ही आगे पीछे रहें। दूसरी 10 से 13 उसमें दी थी उसने प्रशंसा की अवस्था कि मतलब जब हम 10 से 13 में होते हैं तो हम किशोर अवस्था में प्रवेश की ओर होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम हमारे अच्छे और बुरे लगने से हमारे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? हम अच्छे लग के जाएँ, उस टाइम जो टाइम होता है उस टाइम बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो अच्छे बन के जाते हैं। वो हमारा टाइम 12 से 18 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वो इसके अंडर ही आ गई। इसके बाद में करते हैं 13 से 18, तो 13 से 18 की होती है। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो समझौते होते हैं, उनमें बच्चा बदलाव कर लेता है और बच्चों को लगता है कि अगर मुझे समाज में रहना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो समाज के कानून कायदे बनाए हुए हैं, मैं उनको ढंग से फ़ॉलो करूँ। अगर उसको लगता है कि मुझे वहाँ बदलाव करना चाहिए, तो वो वहाँ बदलाव करता है। और जो लास्ट वो होती है विवेक की अवस्था। इस टाइम बचता उच्च स्तर में होता है कि जब बच्चा पूर्ण रूप से हर चीज़ को समझने लग जाता है, अर्थात पियाजे की भाषा में कहें तो अमूर्त संक्रियात्मक। मतलब बच्चा अमूर्त स्थिति में होता है कि बच्चा अगर चीज़ों को नहीं देख रहा है, नहीं वो कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो अकेला बैठा है तो वो अपने दिमाग में चिंतन प्रक्रिया अर्थात संज्ञानात्मक तरीके से वो अपने दिमाग में चीज़ों के ऊपर प्रक्रिया कर रहा है, वो चीज़ों को अपने दिमाग में चला रहा है, ठीक है? ओके, अब हम कल करेंगे पियाजे के क्वेश्चंस।